को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों से डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। कुछ दिन पहले हमने एक सेफ स्कोर के बारे में वीडियो जरूर डाली थी आप लोगों के लिए, लेकिन आज की वीडियो उससे अलग होने वाली है। इसमें डिटेल में हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, आंकड़ों को लेंगे, वैल्यूज़ को लेंगे, मतलब फिगर्स को लेंगे और सब कुछ डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे कि उस वीडियो में जो कट ऑफ बताई थी और आज जो कट ऑफ बताने वाले हैं उसमें कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले मैं अपने दो फ्रेंड्स का आप लोगों को स्कोर बताना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने सीजीएल दिया था। इस बार दो दोस्त थे जिनका मैं स्कोर आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। देखो, मतलब देखना उनका स्कोर कितना बढ़िया स्कोर है और उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एक का तो आया है 153.5, एक का आया है 165। जिसका 153.5 आया ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है और जिसका 165 आया ये अभी सिलेक्टेड नहीं है, पिछले कुछ समय से प्रिपरेशन में लगा हुआ है। इस बार होपफुली, मतलब उसकी जिस लेवल की तैयारी है, इस बार उसको कोई ना कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। 153.5 वाले को भी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। देखो, इसके और इसके मैं आपको बता देता हूँ किस हिसाब से इनका स्कोर बना। इसके जीके में रह गए 8.5, बाकी सब में इतने ज़बरदस्त नंबर ले आया। इसके जीके में तो आ गए 35 नंबर और बाकी में इतने कम नंबर ले पाया। फ़र्क देखो दोनों में। ये प्रॉपर सीजीएल की प्रिपरेशन करने वाला लड़का है। ये वो लड़का है जो सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर रहा है और साथ साथ जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे हरियाणा का रहने वाला है तो हरियाणा लेवल के एचसीएस की प्रिपरेशन भी कर रहा है। इसलिए उसकी जीके इतनी ज़बरदस्त है। जीके में ले आया 35 नंबर। इंग्लिश में नंबर भी अच्छे हैं, रीजनिंग में नंबर भी अच्छे हैं, मैथ्स में नंबर थोड़े से उसके कम रह गए। 45 नंबर उसके इंग्लिश में है, 42 नंबर उसके रीजनिंग में है, मैथ्स में उसके थोड़े से नंबर रह गए कम। अब ये 153.5 वाले की बात करें, 50 नंबर ही मैथ्स में है, 50 नंबर ही रीजनिंग में है और इंग्लिश में है 45 नंबर। जीके की वजह से मार खा गया। मतलब मार तो क्या खा गया, देखो कट ऑफ तो दोनों की क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेंस में दोनों पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बार मेंस में जीके का भी रोल है। और अगर आप लोग चाहते हो कि इनका मैं इंटरव्यू लेकर आऊँ, इनकी स्ट्रैटेजी लेकर आऊँ, तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा। इन दोनों की वीडियोज़ आपने शायद पहले भी देखी होंगी, मेरे चैनल पर पहले भी हैं दोनों की वीडियोज़ अवेलेबल। लेकिन अगर आप चाहोगे तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि दोनों अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करें हमारे साथ। बाकी आगे चलते हैं, बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होगी, डिटेल में सारी बात करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई आपका स्कोर जितना भी बन रहा हो, आपका स्कोर 100 भी बन रहा हो, कट ऑफ के बारे में तो भी बात करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल ये कह रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर 100 भी बन रहा है, 100 आप बहुत लोगों का स्कोर बन रहा होगा आप में से, तो भी हिम्मत मत मारना, प्रिपरेशन में लगे रहना। ये मत करना, ये गलती मत करना कि प्रिपरेशन छोड़ दो। अभी उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक एग्जांपल देकर बताऊंगा बिल्कुल एक्चुअल लाइफ का। तो 100 के आसपास स्कोर है तो प्रिपरेशन करते रहो। इस बार जो मेंस का जो पैटर्न है, सीएचएसएल का भी पैटर्न लगभग वैसे ही हो गया, तो आप लोग सीएचएसएल भी दोगे, मोस्टली लोग सीजीएल वाले सीएचएसएल भी देते हैं। तो प्रिपरेशन करो और नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी शुरू करो। पहले मॉक टेस्ट लगाओ। देखो, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं, उनमें आपको नए पैटर्न पर बेस बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है उस पर मॉक टेस्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप लोगों को चाहिए तो कूपन कोड KG10 यूज कर लेना। कूपन कोड KG10 यूज करने पर आप लोगों को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। हालांकि अभी भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, रेट बहुत कम है, लेकिन एडिशनल डिस्काउंट के लिए है KG10। और उसको लगा के ना, नए लेवल जो नया लेवल है उसके साथ आप थोड़े से वो हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं और आप थोड़े से एग्जाम फ्रेंडली हो जाओगे। और जितने भी टॉपर्स हैं मोस्टली सब इसी का मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आपको जो कंपटीशन है उन्हीं के साथ रहता है और आपको लेवल का पता रहता है। तो उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन में लगे रहो, हिम्मत मत हारो। देखो, अब बात करते हैं अपनी कट ऑफ के बारे में। देखो, कट ऑफ इस बार जो है ना, इस बार अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों की 40 शिफ्ट थी। अभी हम हर शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन क्या रोल प्ले कर रही है, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी। उसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे, एक एग्जैक्ट प्रॉपर कट ऑफ बताएंगे कि हाँ भाई इस कैटेगरी की इतनी कट ऑफ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और डबल एओ की भी बात करेंगे। डबल एओ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, हम डबल एओ के बारे में बात करेंगे, उसकी कट ऑफ भी आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि इस बार जो एग्जाम्स आ रहे हैं, कोई मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। जितनी भी शिफ्ट थी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में लेवल सिमिलर सा ही था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था और बहुत ज्यादा मुश्किल भी पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट ही था पेपर। हाँ, इंग्लिश और जीके आप कह सकते हो। जीके तो देखो लोगों को शुरू से ही मुश्किल लगती है, इंग्लिश और जीके में थोड़ा सा जो है लोगों को दिक्कत आई। और इस बार गेम चेंजर भी यही बनेंगे। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो आपकी मेंस में गेम चेंजर बनने वाले हैं वो इंग्लिश और जीके बनने वाले हैं। तो भाई उसकी प्रिपरेशन आप लोग प्रॉपर तरीके से करना। वो कैप और रीडिंग कॉम्बिनेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के इंग्लिश में, क्योंकि यहीं पर आप लोग फंस सकते हो, यहीं आप लोगों को फंसाया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए नियॉन की बुक्स हैं, ये वो कैप की है, वर्ड पावर रूट वर्ड्स। उसके बाद ये जम्बल्ड PQRS और ये क्लोज टेस्ट बुक है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और वो कैप पूरी होगी। वो कैप में ऑलमोस्ट आपको 3000 वर्ड्स मिल जाते हैं, जिनमें से 2000 से भी ज़्यादा वर्ड्स आपको डेफिनेशन से एक्सप्लेन किए गए हैं। और मोस्टली जितने भी वर्ड्स हैं वो सब आपको प्रॉपर तरीके से समझाए गए हैं रूट वर्ड के थ्रू, मतलब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। और जम्बल्ड PQRS और क्लोज टेस्ट का बेनिफिट है कि इनकी जो सोल्यूशंस है आपको ये बताया गया कि ये आंसर अगर सही है तो क्यों है और ये आंसर अगर गलत है तो क्यों है, यानी कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, आप
लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से अभी का सिनेरियो देखते हुए। अब बात करते हैं शिफ्ट्स के बारे में, कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी। ऑलमोस्ट 40 शिफ्ट थी। तो जो सबसे मुश्किल मेरे हिसाब से, जितना मैंने देखा, जो मुझे सबसे मुश्किल शिफ्ट लगी वो 8 तारीख को जो लास्ट शिफ्ट थी ना, जो 8 तारीख की लास्ट शिफ्ट थी, वो मेरे हिसाब से मुझे टफेस्ट शिफ्ट लगी। तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्कोर इस शिफ्ट के लोगों का बढ़ना चाहिए। और सबसे आसान की बात करें तो 8 तारीख को ही जो फर्स्ट शिफ्ट थी, जो सबसे पहली शिफ्ट थी, और 3 तारीख को जो सबसे पहली शिफ्ट थी, ये शिफ्ट भी मुझे थोड़ी सी आसान देखने को मिली। ये दोनों शिफ्ट्स मेरे हिसाब से ईजीएस्ट थी। तो अगर नॉर्मलाइजेशन में कम स्कोर बढ़ने की बात करें तो इनमें कम बढ़ना चाहिए, और सबसे ज़्यादा स्कोर की बात करें तो वो इसमें बढ़ना चाहिए। बाकी देखो एग्जैक्ट तो आप लोगों का जब फाइनल स्कोर आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसी के बाद ही पता चलेगा। ये तो हमारा एनालिसिस है। अब देखो और किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। देखो इस बार वैकेंसीज कितनी ज़्यादा हैं। आप पिछले कुछ सालों की वैकेंसीज उठाओ और इस बार की वैकेंसीज उठाओ, बहुत ज़्यादा आप लोगों को फर्क देखने को मिलेगा। वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो लोग भी उस हिसाब से ज़्यादा ही होंगे। मेन 390 नंबर का होने वाला है, और इस बार टियर 3 भी नहीं है, तो ये चीज़ भी आप लोगों की मायने रखेंगी। बाकी पिछले सालों की कट ऑफ को देखेंगे, उस चीज़ से फर्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे ना जो रिपीटर्स होंगे। रिपीटर्स यानी कि जो पहले से देते आ रहे हैं सीजीएल। कुछ लोग जो सिलेक्शन ले चुके होंगे, कुछ लोग जो 2-3 साल से तैयारी में लगे हैं। जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स का बताया, एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन जो उनका एम था वो उन्हें नहीं मिला। तो भाई देखो जाहिर सी बात है, आप लोगों की भी सिलेक्शन हो भी जाए, जो आपका एम है जब तक वो आपको नहीं मिलेगा, आप लगे रहोगे प्रिपरेशन में। और दूसरे पिछले कुछ समय से लगे हुए हैं प्रिपरेशन में, इस टाइप के आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो वो उससे भी कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन हाँ, और फैक्टर्स हैं कि टियर 3 नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस सब चीज़ों को भी हम कंसिडर करेंगे। और मेंस कब होने वाला है मेरे हिसाब से, देखो एग्जैक्ट डेट तो अभी कुछ भी नहीं पता। आप एक टारगेट बनाकर रखो, आप 1 मार्च का टारगेट बना लो। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर फरवरी में तो नहीं हो जाएगा, सर अप्रैल में होगा, कब होगा? तो भाई ये तो अभी तक तो किसी को भी नहीं पता कब होगा, लेकिन आप लोग एक टारगेट रखो 1 मार्च का। 1 मार्च की भी बजाय आप अगर 20 फरवरी रख सकते हो टारगेट, तो 20 फरवरी रख लो, क्योंकि उस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है कि उससे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन भी कंप्लीट करनी है और आपको अपनी रिवीजन भी करनी है। और भाई एक बात बता दूं, आप लोग इस बार मेंस को हल्के में मत लेना। मेंस में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी, जीके भी, कुछ भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना। कंप्यूटर की भी प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए अगर आप लोग डिटेल चाहो तो बता देना, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा कि कंप्यूटर की कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर हर कैटेगरी की बात करें तो मेरे हिसाब से जो आप लोगों की कट ऑफ जानी चाहिए, यूआर की जो कट ऑफ रहनी चाहिए, मेरे हिसाब से 110 नंबर के आसपास यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आप लोगों की रहनी चाहिए। तो अगर आपका स्कोर 110 से 115 के बीच है ना, तो आप लोग अपने आप को सेफ समझो और आप लोग तैयारी में लगे रहो। बाकी फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर 100 भी बन रहा है ना स्कोर, तो भी हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत क्यों नहीं हारनी, मैंने कहा था आगे बताऊँगा। एक हमारे नॉन है, और उनका भी इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल पर। उनके प्रीलिम्स में बहुत कम आया था स्कोर। मुझे ऐसा लगा था कि इनका सिलेक्शन शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे बड़े भैया ने कहा था कि नहीं भाई आप लगे रहो तैयारी में, आप छोड़ना मत। और देखो सिलेक्शन हो गया, आज इंस्पेक्टर बन गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी। 100 भी हो स्कोर तो भी तैयारी करते रहो, अगली बार काम आएगी। यही सब चीज़ें तो प्रीलिम्स में भी आ रही हैं, यही सब चीज़ें CHSL में भी आ रही हैं। अब OBC और EWS की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इनकी कट ऑफ मेरे हिसाब से आपकी 95 के आसपास रहनी चाहिए। ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी दोनों की, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। SC की कट ऑफ मेरे हिसाब से 85 के आसपास रहनी चाहिए, और ST की कट ऑफ मेरे हिसाब से 80 के आसपास रहनी चाहिए। देखो ये एक एनालिसिस है, कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है। एक्यूरेट तो आप लोगों को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, ये मेरा एनालिसिस है। अब यही अगर AA के बारे में बात करें, AA आप लोगों को पता होगा, मोस्टली लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब लोगों को पता ही होगा। इसकी कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ कट ऑफ 145 के आसपास आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है, और इसके आसपास ही रहनी चाहिए। यहाँ भी देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस 4-5 का फर्क तो आ ही सकता है। +-4 का एरर तो आप लोग मानकर चलो ही चलो। जैसे मैंने 95 बोला तो हो सकता है कि 95 से 100 रहे। बाकी देखो यहाँ मेरे हिसाब से 140 रहनी चाहिए आप लोगों की कट ऑफ, इसके बाद 130 और इसके बाद 125। ये एक प्रिडिक्शन है कि जो एनालिसिस है कट ऑफ इतनी रहनी चाहिए। बाकी फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जो एक बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजन मत ले लेना। ये मत सोच लेना कि मेरे नंबर इससे कम है तो भाई मैं तैयारी छोड़ दूँ ना, ये गलती नहीं करनी। नंबर थोड़े बहुत कम भी है ना तो भी तैयारी करो, तैयारी में लगे रहो। कुछ नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाए, एग्जैक्ट तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी हाँ ये कह सकते हैं कि अभी तक हमने जब भी कभी भी एनालिसिस किया, हमारे मोस्टली एनालिसिस जो है ऑलमोस्ट एनालिसिस सही जाते हैं, उसके आसपास ही रहती है कट ऑफ। इस बार भी मेरी वही उम्मीद है कि उसके आसपास ही रहेगी कट ऑफ। तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जो भी आपके दोस्त यार प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है, उनके साथ शेयर करना, ताकि उनको पता चल पाए कि कितनी रहनी चाहिए कट ऑफ। बाकी कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना, या मैं इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।